वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड चलो तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अ ब्रांड न्यू चैप्टर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इनफैक्ट इसी चैप्टर के बेसिस पे जब आप लोग क्लास 12th में जाओगे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिस तरह के भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा कि गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है मियोसिस के वजह से, मियोसिस सेल डिवीजन से, मियोटिक सेल डिवीजन से, वो किस तरह से होता है। अभी तक तो आप नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन पढ़ते हुए आ रहे होगे कि एक सेल से दो बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8 एटसेट्रा, और उसका जो प्लॉइडी है यानी कि एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिटेन हो जाता है, मेंटेन रहता है उसके डॉटर सेल्स में भी। लेकिन अब आप मियोसिस भी पढ़ोगे, माइटोसिस भी पढ़ोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस भी पढ़ोगे, एंड उन दोनों में जो कॉमन फेजेस होते हैं जो हर एक सेल डिवीजन में होता है उसके बारे में भी पढ़ोगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू। प्लीज पे अटेंशन थ्रू आउट द लेक्चर। और आज लेक्चर 1 में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो नॉर्मल सेल डिवीजन के जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कितने कितने फेजेस होते हैं एंड एवरीथिंग। तो ऐसे करते करते हम 3 से 4 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। मुझे लगता है 3 से 4 भी नहीं लगेंगे, 3 ही लेक्चर में हो जाएगा। चलो, सो व्हाट इज सेल डिवीजन, क्यों होता है सेल डिवीजन, क्यों होना चाहिए, और सेल साइकिल का क्या मतलब है। सेल डिवीजन तो चलो आपको समझ में आ गया कि सेल एक बार डिवाइड हुआ। सेल साइकिल क्या होता है? एक सेल की जब शुरुआत हुई ना, जब वो एक डॉटर सेल था, जब वो किसी दूसरे सेल से डॉटर सेल बना, फिर वो डॉटर सेल जब अपना खुद का डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा, उस पूरी जर्नी को हम सेल साइकिल बोलते हैं। यानी कि स्टार्टिंग फेज से लेकर एंड फेज तक की पूरी जर्नी एक सेल साइकिल है। ठीक है। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द डिवीजन एंड एनलार्जमेंट ऑफ सेल। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक छोटा सा बच्चा है, नन्हा मुन्हा सा, वो बड़ा हो रहा है, आप देख पा रहे हो उसे बड़ा होते हुए, एंड आप देख पा रहे हो कि वो कैसे उसके बॉडी के पार्ट्स एनलार्ज हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो इसका यही मतलब होता है कि इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली उसकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एनलार्ज हो रहे हैं, वो ग्रोथ कर रहे हैं और उनमें डिवीजन हो रही है। सो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है हर ऑर्गेनिज्म में, वो सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट पर ही डिपेंड करता है। The mechanism of division and multiplication of cell together constitute cell reproduction. So what is cell reproduction? जो एक मैकेनिज्म है सेल के डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन? क्या वो सेल साइकिल में या सेल डिवीजन में अलग अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है? तो ये हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो और आगे चल के हम लोग ये पता करेंगे। सेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट करता है ये सेल रिप्रोडक्शन, जिसे हम सेल्यूलर रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। राइट? क्या हो गया इसे? भाई तुम रह रहकर काम क्यों करना बंद कर देते हो? ऐसा क्यों करते हो तुम? चलिए, नहीं मानेगा ये, चलो कोई नहीं, इसे हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाउ व्हाट इज सेल साइकिल? सो इट इज अ लाइफ period of a cell during which a cell synthesizes DNA, जिसे हम रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। अगली क्लास में जब आप जाओगे ना तो बहुत ही ब्यूटीफुली आपको डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए की सिंथेसिस के बारे में पढ़ाया जाएगा। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड ब्यूटीफुल चैप्टर। उसके लिए पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअली सेल साइकिल में डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन हो कैसे रही है। ग्रोज एंड डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, यानी कि पूरे के पूरे उसके लाइफ पीरियड में, सेल के लाइफ पीरियड में सबसे पहले डीएनए की सिंथेसिस होती है, वो रेप्लिकेट करेगा और उसके बाद वो ग्रो करेगा और 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि एक सेल है ना,
एक सेल के अंदर जितना डीएनए था, जब वो डिवाइड करके 2 सेल बन जाएगा तो दोनों सेल्स में इंडिविजुअली उतना ही डीएनए का अमाउंट होना चाहिए। तो पहले डीएनए बनाना पड़ता है ना बेटा, जब बनेगा सिंथेसिस होगी, उसका रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिका जेरोक्स कॉपी, दो इक्वल कॉपी उस डीएनए के जब बन जाएंगे तभी तो वो सेल डिवाइड करने के कंडीशन में होगा, राइट। सो सेल की जो ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज द सेल ग्रोथ। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आजीवन जब तक इंसान जिंदा है तब तक सेल डिवीजन होती रहती है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली एट अ स्पेसिफिक स्टेज। तो डीएनए की जो सिंथेसिस है वो एक स्पेसिफिक स्टेज में होगी, जबकि सेल की जो ग्रोथ है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कहते हैं वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल varies in each organism and each cell type. Each organism का मतलब तो समझ में आ गया होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि सिंगल सेल के एक माइन्यूट ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन बहुत रैपिडली होगी। उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है जो कॉम्प्लिकेट करें उनके सेल डिवीजन को। वेराज जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूज ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि हम लोग हैं, इनमें सेल डिवीजन थोड़ी सी स्लो भी हो सकती है, थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो सकती है ना। तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है कि किस तरह से, कितने देर तक और कितनी बार दिन में सेल डिवीजन होगा। ऑर्गेनिज्म तो समझ में आ गया। एंड ऑल्सो वेरीज इन ईच सेल टाइप। चलो अब हम बस इंसान के ही उसमें देख लेते हैं कितने तरह के सेल हो सकते हैं। सोचो, नर्व सेल्स अलग होते हैं, न्यूरॉन्स अलग होते हैं ना, लिवर के सेल्स को हेपेटिक सेल्स बोला जाता है, राइट। उसके बाद स्किन की सेल्स थोड़ी अलग सी होती है, फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं। एल्वियोलाई के सैक में जो सेल पाया जाता है वो अलग ही तरह का होता है। इंटेस्टाइन के अंदर वाली लाइनिंग में जो ब्रश बॉर्डर सेल्स पाए जाते हैं वो अलग ही टाइप के होते हैं। तो इतने कम टाइम में मैंने तो आपको इतने सारे सेल्स गिनवा दिए, टाइप्स ऑफ सेल्स गिनवा दिए, कि जिनका शेप भी अलग है, फंक्शन भी अलग है और उनका डिवीजन करने का तरीका भी अलग है। तो सोचो, इतने सारे ह्यूज बायोडाइवर्सिटी के अंदर जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कितनी ज़्यादा टाइप्स होंगे सेल की। तो हर एक सेल का सेल डिवीजन एक यूनिक प्रोसेस है, एक इंडिविजुअल प्रोसेस है जो कि दूसरे से मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इट विल वेरी फ्रॉम सेल टू सेल ऑब्वियसली। नाउ ड्यूरेशन ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल, जिसे हम ह्यूमन सेल बोलते हैं, वो है अबाउट 24 आवर्स। यानी कि एक यूकैरियोटिक सेल को पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं। सोचो 24 घंटे एक दिन में। लेकिन अगर एक ईस्ट की सेल की बात की जाए तो उसे सिर्फ 90 मिनट लगते हैं, 90 मिनट्स ओनली, यानी कि 1.5 आवर। 24 आवर्स को कंपेयर करो 1.5 आवर में। जबकि यूकैरियोट्स में एक सिंगल सेल की बात की जा रही है, ये भी नहीं कि पूरा बंच ऑफ सेल। एक यूकैरियोट की एक सिंगल सेल में जो सेल साइकिल कंप्लीट होगी उसे 24 घंटे लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ईस्ट में अलग ही मामला है। बैक्टीरिया की बात करें तो उनका तो और ही अलग मामला है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगते हैं पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ओनली 20 मिनट्स दे रिक्वायर। सो इट इज़ ऑब्वियस कि सेल साइकिल जो है वो वेरी करेगा ही करेगा फ्रॉम सेल टू सेल। नाउ किसी भी तरह के सेल साइकिल में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, चाहे जैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर सेल साइकिल है उसमें तो सेल साइकिल के 2 बेसिक फेजेस हर सेल के अंदर पाए जाएंगे। हर सेल में जो भी सेल साइकिल हो रहा होगा उसमें ये 2 बेसिक फेजेस होंगे। कौन कौन से फेजेस? इंटरफेज और एम फेज। अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअली कि इंटरफेज में कितने कितने फेजेस आते हैं, फिर एम फेज क्या होता है। चलो
नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेस की। ध्यान से देखो, ऊपर में लिखा हुआ है रेस्टिंग फेस, यानी कि इस टाइम पर किसी भी तरह की क्रोमोसोमल एक्टिविटी, साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, सेल बिल्कुल ही रेस्ट पे होगा। ठीक है, सो इट इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। दो एम फेज के बीच में जो एक फेज आता है उसे हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं या फिर इंटरफेज बोलते हैं, आई फेज। ओके, नाउ क्या क्या इंक्लूड करेगा ये देखो। इट विल इंक्लूड सेल ग्रोथ एंड डीएनए की सिंथेसिस। ये देखो, ये हो गया एक एम फेज, ये पूरा इंटरफेज है, पूरा का पूरा इंटरफेज है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जितना सेल का साइकिल का ड्यूरेशन होता है 90%, 80 to 90% उस सेल डिवीजन के, सेल साइकिल के ड्यूरेशन का 90% सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस कंस्टिट्यूट करता है। बाकी एम फेज वाली एक्टिविटी तो तुरंत हो जाती है। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग अगर कोई फेज है सेल डिवीजन में, सेल साइकिल में, तो वो है इंटरफेज या फिर रेस्टिंग फेज, जिसमें सेल की ग्रोथ भी हो रही है और डीएनए के सिंथेसिस भी हो रही है। सी इट लास्ट मोर देन 95%, मैं तो बस 90% बोल रही थी, यहाँ पर एक्यूरेट डेटा गिवन है, दैट इज मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। अब आप सोचो कि सिर्फ 5% जो टाइम है, अगर मान लो 1.5 घंटे में पूरा सेल साइकिल खत्म हो रहा है, आई डोंट नो 1.5 घंटे 90 मिनट्स हो गए ना, अगर हम इसको 95 ना कंसिडर करके चलो हम 90% कंसिडर करते हैं, तो सोचो कि मतलब कितना ज़्यादा टाइम जो है 1.5 घंटे में 90 मिनट्स। यार मेरी मैथ्स बहुत वीक है, मैं एक अप्रॉक्स बता देती हूँ, 1.5 घंटे में ना 1.25 घंटा तो सिर्फ और सिर्फ रेस्टिंग फेज का होगा और कुछ ही मिनट्स ऐसे होंगे जो एम फेज में होंगे। तो एम फेज बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। नाउ इंटरफेज के भी 3 अलग अलग फेजेस हैं, ऐसे ही थोड़ी ना ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला फेज होता है सेल साइकिल में, इसके भी 3 अलग अलग फेजेस होते हैं। कौन कौन से? G1 फेज जिसे हम गैप 1 या एंटीफेज बोलते हैं, S फेज जिसे हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं, और G2 यानी कि गैप 2 फेज। सिंथेटिक फेज क्या होता है? सिंथेसिस होती है उसमें डीएनए की। गैप 1 और गैप 2 में क्या होगा अभी हम लोग देखेंगे। देखो ये क्या है? G1 फेज है। G1 के बीच में ना एक G0 फेज भी आता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। फिर आ जाता है सिंथेसिस फेज, वो फेज जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। फिर आ जाता है G2 फेज। नाउ क्या है G1 फेज, गैप 1 या फिर एंटीफेज जिसे बोलते हैं? फर्स्ट ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज यानी कि एक इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन का। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? माइटोसिस होती है ना सेल में, माइटोसिस डिवीजन हो गया है कि नहीं? अब डिवीजन हो गया, 2 इक्वल डॉटर सेल्स बन चुके हैं। वो जो इंडिविजुअल डॉटर सेल्स है ना, उसमें जो स्टार्टिंग का फेज है जिसके बाद तुरंत डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाली है, उस फेज को हम क्या कहते हैं? उसे G1 फेज कहते हैं। मेन इवेंट्स उसमें क्या क्या हो रहे होंगे? कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही होगी सेल की, सेल मेटाबॉलिकली काफ़ी एक्टिव होगा, प्रिपेयर करेगा मशीनरी को ताकि वो डीएनए की रेप्लिकेशन कर सके, सिंथेसिस कर सके, और सिंथेसाइज करेगा आरएनए और प्रोटीन को। देखो मेटाबॉलिकली एक्टिव होना और साइटोप्लाज्मिकली एक्टिव होने में डिफरेंस होता है। रेस्टिंग फेज या इंटरफेज से हम इसलिए बोल रहे हैं कि चुपचाप अपना काम कर रहा है, रेस्ट में ही रहकर अपना काम कर रहा है, इसकी मशीनरी तैयार हो रही है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यानी कि जो बॉडी के रिएक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें होती रहेंगी इसमें। ठीक है, तो ये हो गया G1 फेज। अब हम आगे चलते हैं एस फेज में, जो कि मेन फेज है, सिंथेटिक फेज जिसे हम बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इस फेज में होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाती है। क्यों डबल हो जाएगी? खुद सोचो ना, एक सेल से 2 सेल बनने वाली है, जो दोनों सेल की प्लॉइडी यानी कि क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहना
रहना चाहिए। अगर मेरे बॉडी में एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है तो वही वही सेल जब दो इक्वल सेल बनाएगा, दो इक्वल डॉटर सेल बनाएगा, तो दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। तो इसका यही मतलब है ना कि सेल डिवाइड करने के पहले अपना क्रोमोसोम नंबर डबल कर लिया होगा ताकि दोनों के पास इक्वल क्रोमोसोम नंबर आ जाए। तो क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए हर सेल में डबल होगी सिंथेटिक फेज में। जो इंटरफेज का एस फेज है वही वो फेज है जिसमें डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज, सिर्फ और सिर्फ डीएनए का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, क्रोमोसोम उतना का उतना ही। यानी 46 क्रोमोसोम में ही जितने डीएनए होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है, खुद की एक जेरोक्स कॉपी बना चुका है। अब खुद की एक जेरोक्स कॉपी बना लेगा तो उससे क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। In animal cell, replication begin in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. देखो रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में स्टार्ट तो हुआ, लेकिन सेंट्रियोल क्या करेगा, उसे डुप्लीकेट करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो रेप्लिकेशन डीएनए की न्यूक्लियस से स्टार्ट होते हुए सेंट्रियोल उसे डुप्लीकेट करेगा, दो हो जाएंगे, उसके बाद आसानी से एम फेज के टाइम पर वो सेल डिवाइड कर जाएगा। So this is how it works. चले आगे, ये देखो ये क्या है, G2 फेज है। G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज। क्या है गैप 2 फेज में, ये फिर से रेस्टिंग फेज है। अब सेकेंड ग्रोथ फेज होगी, ये सेल की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। अब आरएनए की भी सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन की भी सिंथेसिस हो रही है, कंटिन्यूड है, और वो सेल प्रिपेयर हो जाएगा माइटोसिस के लिए। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि माइटोसिस कैसे हो रही है, ठीक है। तो सेकेंड ग्रोथ फेज हो गया, सेल की ग्रोथ कंटिन्यू रह गई, आरएनए और प्रोटीन का भी बनना कंटिन्यू रह गया, और सेल जो है वो प्रिपेयर हो गई अपने माइटोसिस के लिए। अब देखो, अब हम बात करेंगे एम फेज की। एम फेज का क्या मतलब होता है, इसी को हम माइटोसिस फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोसिस फेज। यही रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल सेल डिवीजन, जिसे हम माइटोसिस बोलते हैं या फिर सेल डिवीजन कॉमनली बोलते हैं। ह्यूमन सेल साइकिल में ये लगभग 1 घंटे का होता है, और एम फेज इंक्लूड करेगा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब इसमें भी बहुत सारे अलग अलग फेजेस आएंगे। देखो यहाँ पे डायग्राम एक बार आप ध्यान से देखो, ये वाला पूरा सेक्शन जो था ना, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सेल साइकिल, ये पूरा था इंटरफेस या फिर रेस्टिंग फेज, ठीक है, जिसे हम आई फेज, इंटरफेज भी बोल रहे थे। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ 1/4 हिस्से में ही इतने सारे फेजेस आ जाते हैं जो एम फेज इंक्लूड करता है। इसमें कौन कौन से फेजेस आ जाएंगे, अभी मैंने बताया ना, कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन के कितने फेजेस हो जाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। और जब ये टीलोफेज वाला फेज यहाँ पर खत्म हो जाता है, तब ये आता है कहाँ पे, साइटोकाइनेसिस में, तब ये आ जाता है साइटोकाइनेसिस। सीधे साइटोकाइनेसिस हुई और 2 इक्वल सेल्स बनके अलग हो गए। अब हम लोग ना इंडिविजुअली पढ़ेंगे, प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है और टीलोफेज क्या है। चलो एक बार फिर से मैं आपको एक अच्छी तरीके से समझा देती हूँ। चलो सीधे, ये एक सेल है, सेल साइकिल समझ लो। ये पूरा जो गोला गोला बना है ना मैंने, ये सेल साइकिल है, सेल नहीं है, सेल साइकिल है। इसका लगभग इतना पोर्शन, यानी कितना, 3/4 है ना, 3/4 जिसे हम कहते हैं, ये 3/4 पोर्शन चला गया इंटरफेज में।
अब इस इंटरफेस के कितने फेजेस थे? 3 फेजेस थे। कौन कौन से फेजेस थे बच्चों? G1, S और G2। G1 फेज में सेल की ग्रोथ हो रही थी, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव था, सेल एक मशीनरी प्रिपेयर कर रहा था ताकि वो डीएनए की रिप्लिकेशन स्टार्ट कर सके। एस फेज, जिसे हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, जिसमें सिंथेसिस होती है डीएनए की, इस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है और ये प्रोसेस स्टार्ट तो होती है न्यूक्लियस में, लेकिन एंड होती है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में वाया सेंट्रियोल्स। ठीक है, एस फेज हो गया। अब हम आ जाते हैं फिर से G2 फेज में। G2 फेज सेकेंड ग्रोथ फेज है, जिसमें सेल फिर से ग्रो कर रहा है, ग्रोथ वाली स्टेज जो है वो कंटिन्यूड है, एंड उसके साथ साथ आरएनए और प्रोटीन के भी सिंथेसिस कंटिन्यूड है। ठीक है, ताकि सारी चीजें, सारा अमाउंट जो है वो डबल हो जाए और इजीली एन फेज के टाइम पर दो सेल के मतलब एक सेल के जो कंपोनेंट्स है, पार्टिकल्स है, वो सारे दो में अलग अलग इक्वली बट जाए। तो ये हो गया इंटरफेस। अब जो 1/4 हिस्सा बचा ना बच्चों, ये वाला, ये हिस्सा जो है इसी को कहते हैं एम फेज, इसी को कहते हैं एम फेज। और इस एम फेज के अंदर दो फेजेस आते हैं। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर आ जाता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब देखो कैरियोकाइनेसिस में भी कितने सारे फेजेस आ गए? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, ये 4 आ गए कैरियोकाइनेसिस में। ये वाला फेज जैसे खत्म होता है ना, टीलोफेज, वैसे तुरंत सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। ये फेज खत्म हुआ तो न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है, लेकिन वो दोनों न्यूक्लियस अभी भी एक ही सेल के अंदर है। अब ये सेल डिवाइड करेगा, इन दोनों के बीच में दरार आएगी और दो सेल अलग अलग अपार्ट हो जाएंगे जब साइटोकाइनेसिस होगी तब। एंड एट द एंड ऑफ द साइटोकाइनेसिस दो अलग अलग इक्वल डॉटर सेल्स हमें ऑलरेडी मिल चुके। तो ये है पूरा प्रोसेस। अब हम लोग इसे इंडिविजुअली पढ़ेंगे सारे एम फेज को। देखो एम फेज क्या है? सम सेल्स डू नॉट शो डिवीजन। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें डिवीजन नहीं होती है, जैसे कि हमारे हार्ट के सेल्स। अभी जब मैंने आपको बताया था कि कितने तरह के अलग अलग टाइप्स होंगे, उसमें मैंने हार्ट के सेल्स को नहीं बताया था ना, यही उसका रीज़न है, क्योंकि उसमें ऐसी कोई डिवीजन होती नहीं है। मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, ताकि वो रिप्लेस कर सके डैमेज या फिर डेड सेल को। जैसे कि लिवर है तो हेपेटिक सेल के अंदर ना रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। तो इस रीजनरेशन की कैपेसिटी की वजह से क्या होता है, अगर लिवर में कोई डैमेज आ गया, लिवर की सेल्स में डैमेज आ गया, तो वो हेपेटिक सेल्स फिर से रीजनरेट करते हैं, फिर से रिन्यू करते हैं खुद को, और वो लिवर का फंक्शन अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो इसका, ये पर्टिकुलर इंसान का ये उंगली कट गया, इसकी उंगली भी कट गई और नेल्स भी ऐसे ब्रोक हो गए एंड बहुत ही बुरा कट आ गया इसमें। अब आप देखोगे धीरे 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 वो वुंड हील हो चुका है, नेल्स भी वापस रीग्रो कर चुके हैं एंड स्किन भी फिर से रिटेन हो चुकी है जिस पोजीशन में, जिस तरीके से वो थी। तो यहाँ किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास हमारे बॉडी के कुछ सेल्स खुद को रीजेनरेट कर सकते हैं, खुद को फिर से डिवाइड कर सकते हैं और पुराने डेड और डैमेज सेल को रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द एम फेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर exit G1 phase and enter in inactive stage called quiescent stage, जिसे G0 बोलते हैं। ये जो गैप 0 था ना, जिसको मैंने बोला था कि एक G0 फेज भी आता है
आपके जीवन फेज और सिंथेटिक फेज के बीच में, वो इन सेल्स के लिए आता है, उन सेल्स के लिए आता है जिनको आगे चलकर डिवाइड नहीं करनी है। अगर वो डिवाइड नहीं करना चाहते खुद को, तो वो एंटर कर जाएंगे एक क्विसेंट स्टेज में, एक डॉर्मेंट स्टेज में, जिस स्टेज के बाद वो कभी भी सेल डिवीजन नहीं करेंगे। सच सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन वो आगे चल के प्रोलिफरेट नहीं करते, मतलब उस सेल के आगे कुछ डॉटर सेल नहीं बनेगा, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। उस सेल में जो जो काम होता है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो जो चीज़ें हो रही है, सब कुछ होती रहेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये पूरा ब्लू वाला पोर्शन तो इंटरफेज है, तो पहला हो जाएगा गैप 1, दूसरा हो जाएगा एस फेज, फिर आ जाएगा गैप 2 G2 फेज। गैप 1 और सिंथेसिस के बीच में गैप 0 आ गया, यानी G0 आ गया। सिंथेसिस नहीं होनी है ना, अगर सिंथेसिस हो जाएगी तब वो एंटर करेगा G0 में, तो क्या फ़ायदा, उसको तुरंत इधर ही एंटर करके ख़त्म कर देना है क्वेश्चन स्टेज में, ताकि वो अपना डीएनए रेप्लिकेट ना करवा सके। ठीक है, तो ऐसे कुछ सेल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा आज का लेक्चर तो ख़त्म हो गया है। मैं एक बार फिर से आप लोगों का ना पूरा लेक्चर आज का रिवाइज करा देती हूँ, इन केस अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह गया होगा तो। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही है, हर एक सेल को डिवीजन करने की नीड होती है, ताकि वो बॉडी के सेल्स को रिप्लेस कर सके, रिन्यू कर सके और उस बॉडी को ग्रो करवा सके। तो ये हो गया आपका एक मोटिव कि क्यों सेल डिवीजन होनी चाहिए और क्यों होती है एक्चुअली। फिर लाइफ पीरियड जो पूरा एक सेल कवर करता है ना सेल डिवीजन करते हुए, उस पूरे टाइम पीरियड को हम सेल साइकिल बोलते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, पर सेल साइकिल एक टाइम पीरियड है। ठीक है, नाउ सेल की ग्रोथ जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें डीएनए के सिंथेसिस भी हो रही होती है कि स्पेसिफिक स्टेज में। और अभी आपको पता चल चुका है कि डीएनए के सिंथेसिस कौन से स्पेसिफिक स्टेज में होती है, कौन से स्टेज में होती है, इंटरफेज के एस फेज में, है ना, एस फॉर सिंथेसिस। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होगा सेल साइकिल का, वो वेरी करेगा फ्रॉम सेल टू सेल। बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, ईस्ट के सेल को 1.5 घंटे लगते हैं, और ह्यूमन के यूकैरियोटिक सेल को लगभग 24 घंटे भी लग जाते हैं। नाउ इसके आगे हम लोग फिर से चलते हैं। तो बेसिक जो 2 फेजेस होते हैं किसी भी सेल साइकिल में, वो है इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज लगभग 95% से ज़्यादा ड्यूरेशन कवर करता है किसी भी सेल साइकिल में, और बाकी के जो छोटे माइनर परसेंटेज है वो एम फेज कवर करता है। जबकि एम फेज में ज़्यादा फेजेस है। एम फेज में कितने फेजेस है, कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस भी होनी है। पर ये सारी फेजेस ना झटपट तुरंत हो जाते हैं, क्योंकि देखो आपको ना खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, खाना बनाने के अरेंजमेंट में टाइम लगता है। चॉपिंग करो, कटिंग करो, और राइस धुल के रखो, आटा गूंथ के रखो, आटे को बेलो, ये करो वो करो, कितना कुछ करना होता है। बन तो जाएगा वो 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को करने में आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर होती है, पूरा प्रोसेस हमारा इंटरफेज में ही हो चुका है, सारी तैयारियाँ, सारी मशीनरी आपके इंटरफेज में ही कवर हो चुकी है। लेकिन आपके एम फेज में क्या होगा, फटाफट से क्रोमोसोम स्प्लिट अपार्ट होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटेन कर जाएगा, डीएनए का अमाउंट रिटेन कर जाएगा, सारी चीज़ें हो चुकी है। सेंट्रियोल जो है वो अपने स्पिंडल फाइबर से सारे क्रोमोसोम्स को खींच रहा है अपनी तरफ, ताकि 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन जाए। फिर न्यूक्लियस डिवाइड तो कर जाएगा, उसके बाद सेल का डिवीजन ज़रूरी है, सेल की डिवीजन भी होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें भी, लेकिन इंटरफेज से काफ़ी कम टाइम में पूरा एम फेज ख़त्म हो जाता है। नाउ क्या है इंटरफेज, एक फेज जो 2 एम फेजेस के बीच का है, 2 एम फेज के बीच का ही है ना। एक सेल है, उसका मेटाफेज, उसका एम फेज अभी खत्म हुआ, उसका साइटोकाइनेसिस खत्म हो चुका, कैरियो भी खत्म, साइटोकाइनेसिस भी खत्म, वो एक डॉटर सेल बन चुका है। अब वो डॉटर सेल तो ग्रो करेगा ना, कैसे करेगा, कब करेगा, वही इंटरफेज के जीवन फेज में वो ग्रो कर रहा है। फिर उसकी सिंथेटिक फेज आ रही है, फिर G2 फेज आ रहा है,
फिर उसका एंड फेज आ रहा है ताकि वो अपने 2 डॉटर सेल्स बनाकर निकले, है कि नहीं। तो ये क्या है, इंटरफेज इज एक्चुअली अ सक्सेसिव फेज बिटवीन 2 एम फेज, ठीक है। क्या कर रहा है ये, 95% से ज़्यादा ड्यूरेशन लास्ट कर रहा है। फिर इंटरफेस के 3 फेजेस होते हैं, G1, S और G2। G1 में जो फर्स्ट ग्रोथ फेज होती है वो हो रही है, और इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन का। कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहेगी, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, प्रिपेयर करेगा एक मशीनरी ताकि डीएनए की रेप्लिकेशन हो सके। आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस भी G1 फेज में होती है। एस फेज जिसे हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, जिसमें डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। अमाउंट जो है डीएनए का पर सेल डबल हो जा रहा है, लेकिन क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं हो रही है नंबर में, सिर्फ और सिर्फ डीएनए का अमाउंट ही डबल हो रहा है। एनिमल सेल में रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में शुरू होती है और एंड होती है साइटोप्लाज्म में, जब सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है उस डीएनए के अमाउंट को। G2 फेज सेकेंड ग्रोथ फेज है, जिसमें सेल की ग्रोथ फिर से कंटिन्यू है, आरएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस भी कंटिन्यूड है, और सेल माइटोसिस के लिए खुद को प्रिपेयर कर चुका है। अब होगी माइटोसिस, जिसे हम एम फेज बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल सेल डिवीजन के फेज को। एक ह्यूमन सेल साइकिल में ये लगभग 1 घंटे का होता है, तो समझ लो कि इंटरफेज जो होगा वो लगभग 20 से 22-23 घंटे का तो होगा ही होगा। एम फेज इंक्लूड करेगा कैरियोकाइनेसिस, जिसे हम न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस के अंदर कितने सारे फेजेस हो जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस, जिसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रही है, रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल सेल। ये तो हो गया ना, सम सेल डू नॉट शो डिवीजन, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें डिवीजन नहीं होती, और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवीजन करते हैं ताकि वो पुराने डेड और डैमेज सेल को रिप्लेस कर सके। और एम फेज के बारे में तो आपने इतना पढ़ ही लिया कि G1 फेज और एंटर करेगा कुछ इनएक्टिव स्टेज में, कुछ सेल्स जो आगे चल के सेल डिवीजन नहीं करने वाले हैं, वो G1 फेज के तुरंत बाद और S फेज से पहले G0 फेज में एंटर कर जाते हैं, जिसे हम क्वेश्चन स्टेज भी बोलते हैं। आपके नीट के एग्जाम में ना क्वेश्चन स्टेज पे क्वेश्चंस आ जाते हैं आसानी से, एस फेज पे क्वेश्चन आ जाते हैं आसानी से, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम टेलिंग यू। तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड ओके, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में आगे के प्रोसेस के साथ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है एंड हर एक फेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।